दोस्तों, आज हम मुगल साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण पहलू मनसबदारी प्रथा के बारे में जानेंगे। 16वीं शताब्दी में अकबर ने इस व्यवस्था की शुरुआत की थी। यह प्रथा मुगल सेना और प्रशासन की रीढ़ की हड्डी की तरह थी। इसमें पिछली प्रणालियों के कई पहलुओं को शामिल टैक्स के मनसबदारी प्रथा का उद्देश्य सत्ता को सेंट्रिक टैक्सना और विशाल मुगल साम्राज्य का कुशल शासन सुनिश्चित टैक्सना था। इस प्रणाली का केंद्र बिंदु था मनसब, जो एक नंबरात्मक पद था जो मुगल रंकानुक्रम में किसी व्यक्ति के दर्जे, वेतन और सैन्य दायित्वों को निर्धारित टैक्सता था। मनसबदारी प्रथा व्यवस्था बनाए रखने, कर वसूलने और सैनिकों को संगठित टैक्सने में सहायक थी। यह अकबर के उस सेंटरीकृत साम्राज्य के दृष्टिकोण को दर्शाता था जहां वंश और जाति की पारंपरिक धारणाओं से ऊपर वफादारी और योग्यता को इंपॉर्टेंस दिया जाता था। हालांकि यह प्रणाली भी दोषों से मुक्त नहीं थी। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ और यह विकसित हुआ, मनसबदारी प्रथा को भ्रष्टाचार, जातीय टेंशन्स और सैन्य अक्षमता से संबंधित चुनौतियों का सामना टैक्सना पड़ा। अपनी कमियों के बावजूद मनसबदारी प्रथा 2 शताब्दियों से भी अधिक समय तक मुगल शासन की एक खास विशेषता बनी रही। इसने भारतीय सब कॉन्टिनेंट के राज पॉलिटिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण लैंड का प्ले। यह वीडियो मनसबदारी प्रथा की पेचीदगियों में गहराई से उतरेगा। इसकी रैंक अनुक्रमित संरचना, मनसबदारों की लैंड काउंट, प्रणाली के बेनिफिट्सों और कमियों और अंततः इसके पतन का परीक्षण टैक्सेगा। मनसबदारी प्रथा को मनसब नामक नंबरात्मक पद के आधार पर एक रैंक अनुक्रमित संरचना में सावधानीपूर्वक संगठित किया गया था। यह पद किसी व्यक्ति के दर्जे, वेतन और सैन्य दायित्वों को निर्धारित टैक्सता था। प्रणाली में 2 प्रमुख शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जात और सावार। जात मनसबदार के इंडिविजुअलगत पद और वेतन को दर्शाता था, जो मुगल रंकानुक्रम में उनकी स्थिति को दर्शाता था। दूसरी ओर सवार उन घुड़सवारों की संख्या को दर्शाता था जिन्हें एक मनसबदार को बनाए रखना आवश्यक था। यह संख्या उनकी सैन्य जिम्मेदारियों और मुगल सेना में उनके योगदान को दर्शाती थी। उदाहरण के लिए 5000 जात और 3000 सवार के पद वाले एक मनसबदार का मुगल प्रशासन में एक प्रमुख स्थान होता था और वह मुगल सेना को 3000 घुड़सवार प्रदान टैक्सने के लिए बाध्य होता था। मनसब प्रथा में जात की अवधारणा को भी शामिल किया गया था। जात का तात्पर्य उन घुड़सवारों की वास्तविक संख्या से था जो एक मनसबदार के अधीन थे। जहां सवार आवश्यक संख्या को निर्धारित टैक्सता था, वहीं जात वास्तविक सैन्य शक्ति को दर्शाता था। इस अंतर ने एक विशाल साम्राज्य में घुड़सवार सेना को बनाए रखने के व्यवहारिक पहलुओं को उजागर किया। मनसबदारी प्रथा की रैंक अनुक्रमित प्रकृति, रैंकों, वेतन और सैन्य दायित्वों के स्पष्ट परिसीमन के साथ का उद्देश्य एक संरचित और कुशल एडमिनिस्ट्रेशनिक और सैन्य तंत्र बनाना था। इस प्रणाली ने मुगल सम्राटों को अपने विशाल क्षेत्रों पर प्रभावी ढंग से शासन टैक्सने और अपनी विशाल सेना पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी। मनसबदार मनसबदारी प्रथा के तहत नियुक्त राइट्सी मुगल साम्राज्य के भीतर बहुआयामी लैंडकाइन निभाते थे। वे सैन्य सेवा, एडमिनिस्ट्रेशनिक कार्यों और दरबारी दायित्वों सहित कई प्रकार के टैक्सतव्यों के लिए जिम्मेदार थे। उनका प्राथमिक टैक्सतव्य एक निर्धारित घुड़सवार टुकड़ी को बनाए रखना था। यह सुनिश्चित टैक्सना कि वह सैन्य अभियानों में तैनाती के लिए तैयार रहे। अपनी सैन्य जिम्मेदारियों से परे मनसबदार अक्सर प्रांतों का शासन टैक्सते थे, कर एकत्र टैक्सते थे और अपने निर्दिष्ट क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे। वे सम्राट के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य टैक्सते थे, शाही आदेशों को लागू टैक्सते थे और स्थानीय स्तर पर मुगल एडमिनिस्ट्रेशनिक तंत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित टैक्सते थे। मनसबदारों से यह भी अपेक्षा की जाती थी
कि वे मुगल दरबार में उपस्थित हों, अपनी वफादारी का प्रदर्शन टैक्सें और दरबारी मामलों में भाग लें। दरबार में उनकी प्रेजेंटी ने साम्राज्य की रंग अनुक्रमित संरचना को मजबूत किया और सम्राट को उनकी क्षमताओं और वफादारी का आकलन टैक्सने के अवसर प्रदान किए। सैन्य, एडमिनिस्ट्रेशनिक और दरबारी क्षेत्रों में फैली मनसबदारों की विविध लैंडकाएं विशाल और जटिल मुगल साम्राज्य को शासित टैक्सने में मनसबदारी प्रथा की व्यापक प्रकृति को रेखांकित टैक्सती हैं। वे केंद्र सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य टैक्सते थे, जो साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित टैक्सते थे। अपनी खामियों के बावजूद मनसबदारी प्रथा ने कई फायदे पेश किए, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थिरता और विस्तार में योगदान दिया। एक प्रमुख लाभ शाही नियंत्रण को सेंट्रीकृत टैक्सने में इसकी लैंड का थी। मनसबदारों को प्रांतीय गवर्नर और सैन्य कमांडर नियुक्त टैक्स के मुगल सम्राट दूर के क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से शासित कर सकते थे और अपनी विशाल सेना पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रख सकते थे। इस प्रणाली ने मुगल शासक वर्ग के भीतर जातीय और धार्मिक संतुलन को भी बढ़ावा दिया। अकबर की विभिन्न पृष्ठभूमि के इंडिविजुअलियों, जिनमें हिंदू, फारसी और अफगान शामिल हैं, को मनसबदारी प्रथा में शामिल टैक्सने की नीति ने मुगल सिंहासन के प्रति समावेश और वफादारी की भावना को बढ़ावा दिया। इस नीति ने केवल एथनिकता या धर्म के आधार पर स्ट्रेंथशाली फैक्शंसों को बनने से प्रिवेंटने में मदद की। इसके अलावा मनसबदारी प्रथा ने सैद्धांतिक रूप से योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर अपवर्ड गतिशीलता का मार्ग प्रदान किया। व्यक्ति अपनी वफादारी, एडमिनिस्ट्रेशनिक कौशल और सैन्य उपलब्धियों के आधार पर रैंक में आगे ब्याह सकते थे। यह योग्यता पहलू, हालांकि हमेशा लगातार लागू नहीं किया गया, इंडिविजुअलियों को साम्राज्य की सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन टैक्सने के लिए प्रोत्साहित टैक्सता था। सेंट्रीकृत नियंत्रण, जातीय संतुलन और योग्यता के आदर्शों पर मनसबदारी प्रणाली के जोर ने मुगल साम्राज्य की स्थिरता, विस्तार और एडमिनिस्ट्रेशनिक दक्षता में अपने चरम के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि किसी भी जटिल प्रणाली की तरह इसे भी अपनी चुनौतियों और कमियों का सामना टैक्सना पड़ा। जहां मनसबदारी प्रथा ने शुरू में मुगल साम्राज्य को मजबूत किया, वहीं यह धीरे धीरे निहित वीकंडियों और बाहरी दबावों के आगे झुक गए। एक महत्वपूर्ण कमी भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जिसने प्रणाली को ग्रस्त कर दिया था। जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ और मनसबदारों की संख्या में वृद्धि हुई, प्रणाली को अलग अलग राइट्सियों की गतिविधियों की प्रभावी ढंग से निगरानी टैक्सने में चुनौतियों का सामना टैक्सना पड़ा। देखरेख की इस कमी ने भ्रष्टाचार के अवसर पैदा किए। कुछ मनसबदारों ने अधिक वेतन पाने के लिए अपनी सेना की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई और अपने टैक्स तव्यों की उपेक्षा की। इस भ्रष्टाचार ने मुगल सेना को कमजोर कर दिया और साम्राज्य की आर्थिक स्थिति पर स्ट्रेन डाला। नकद वेतन के बदले मनसबदारों को भूमि रेवेन्यू अधिकार देने की प्रथा, जागीरदारी पर प्रणाली की निर्भरता ने भी एडमिनिस्ट्रेशनिक अक्षमता और आर्थिक शोषण में योगदान दिया। इसके अलावा मनसबदारी प्रथा जातीय संतुलन को बढ़ावा देने में अपनी स्टार्टी सफलता के बावजूद टेंशन्स और प्रतिद्वंद्विता को पूरी तरह से रोक नहीं सकी। जैसे जैसे सत्ता और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा तीखी होती गई, जातीय और धार्मिक आधार पर गुट उभरते गए, जिससे साम्राज्य की एकता कमजोर होती गई। घुड़सवार सेना लाइन स्थित युद्ध पर मनसबदारी प्रणाली का जोर, हालांकि शुरू में प्रभावी था, धीरे धीरे विकसित हो रही सैन्य तकनीकों और रणनीति के सामने अपर्याप्त साबित हुआ। विशेष रूप से दक्कन में स्ट्रेंथशाली पैदल सेना लाइन स्थित आर्मियों के उदय ने घुड़सवार सेना पर मुगल सेना की निर्भरता की सीमाओं को उजागर किया। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन ने अनिवार्य रूप से मनसबदारी प्रथा को कमजोर कर दिया। क्षेत्रीय स्ट्रेंथों के उदय के साथ साथ सम्राटों के घटते अधिकार ने प्रणाली की प्रभावशीलता को कम आंका। उत्तराधिकार विवाद, आर्थिक अस्थिरता और बाहरी आक्रमणों ने
मुगल केंद्र सरकार की अपने विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने की क्षमता को और कमजोर कर दिया। दक्कन में मराठों के उदय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते इन्फ्लुएंस ने मुगल साम्राज्य के प्रभुत्व को और चुनौती दी। इन चुनौतियों ने आंतरिक विकंडियों के साथ मिलकर अंततः साम्राज्य के विखंडन और मनसबदारी प्रथा के पतन का कारण बना। अपने अंतिम पतन के बावजूद मनसबदारी प्रथा ने भारतीय सब कॉन्टिनेंट पर एक अमिट मार्क छोड़ी। यह बाद की एडमिनिस्ट्रेशनिक प्रणालियों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य टैक्सता था और सैन्य और रेवेन्यू संस्थानों के विकास को प्रभावित टैक्सता था। प्रणाली की विरासत को सक्सेशनी राज्यों की एडमिनिस्ट्रेशनिक सिस्टमों और भारत के विभिन्न हिस्सों में भूमि कार्यकाल व्यवस्था पर इसके इन्फ्लुएंस में देखा जा सकता है। मनसबदारी प्रणाली अपनी ताकत और वीकंडियों के साथ पूर्व आधुनिक भारत में शासन की कॉम्प्लेक्सताओं का प्रमाण है। यह भारतीय एडमिनिस्ट्रेशनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में खड़ी है, जो एक विशाल और विविध सबकॉन्टिनेंट में साम्राज्य निर्माण की चुनौतियों और विजयों में बहुमूल्य डिस्टिंक्शन दृष्टि प्रदान टैक्सती है।